दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाई एकनाथ शिंदे कुड बी पोइज्ड टू डॉज इट इन महाराष्ट्र के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय संविधान खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जिसका विषय है दल बदल कानून कितना जरूरी। लोकतंत्र की परिभाषा से आप सभी तो परिचित ही होंगे। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। दरअसल जनता चुनाव में वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर शासन करते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रतिनिधि जनता के हितों के ऊपर अपने हितों को अधिक तरजीह देते हैं। परिणाम स्वरूप ये दल बदल करने से कभी परहेज नहीं करते। यही कारण है कि भारत जैसे देश में सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी खबरें बहुत आम हो गई हैं। इसके लिए अमूमन हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में जब भी ऐसा कोई मामला आता है तब दल बदल विरोधी अधिनियम चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन हाल में ये चर्चा का विषय क्यों बना है, उसकी बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल के कुछ विधायकों द्वारा अपने दल से अलग होने की बात सामने आई है। इसके बाद महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट और सरकार के गिर जाने के खतरे के बीच बागी विधायकों की वैधता चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम दल बदल विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं को समझें। तो इस ऑडियो आर्टिकल में हम अपनी चर्चा इसी विषय के इर्द गिर्द रखेंगे। आइए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। आमतौर पर कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों का एक ऐसा समूह होता है जो एक समान विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये लोग एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। इसी क्रम में ये राजनीतिक दल चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं। चुनावों में सामान्यतः जनता अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले दल के सदस्यों को वोट देकर जिताने का कार्य करती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की एक अहम भूमिका होती है। दरअसल ये परिकल्पना आम है कि जनता से मिले जनादेश के आधार पर ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आजादी के कुछ समय बाद ही जनता द्वारा मिले जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। सांसद या विधायक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दल परिवर्तन करने लगे। इसी क्रम में विधायकों अथवा सांसदों को जोड़ तोड़कर सरकारें बनने और गिरने लगी। अगर हम बीते कुछ समय की बात करें तो 60 से 70 के दशक में देखने में आया कि नेताओं द्वारा एक दिन में 2-2 बार दल बदल किए गए। दरअसल वर्ष 1967 में हरियाणा के हसनपुर विधानसभा के विधायक गया लाल ने चुनाव नतीजे के पश्चात बदले राजनीतिक घटनाक्रम के चलते संयुक्त मोर्चा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। लेकिन बाद में उसी दिन वो पुनः संयुक्त मोर्चा में चले गए। आगे उसी दिन 9 घंटे बाद गया लाल का मन फिर बदला और फिर से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस प्रकार गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। इसके बाद आया राम गया राम स्लोगन प्रचलित हो गया। एक अनुमान के मुताबिक साल 1967 से 1971 के बीच लगभग 142 सांसदों तथा 1969 विधायकों ने दल बदल किया था। इस दल बदल के कारण लगभग 32 सरकारें गिर गई थी। दल बदलने वाले विधायकों या सांसदों में 212 ऐसे थे जिनको दूसरे दल द्वारा पुरस्कार स्वरूप मंत्री पद दिए गए। इनके अलावा अन्यों को भी कुछ न कुछ दिया गया। आगे चलकर ऐसे ही आया राम गया राम की प्रवृत्ति वाले विधायकों या सांसदों के लिए साल 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निरर्हता या अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किए गए। इसके लिए संविधान के 4 अनुच्छेदों 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया गया।
साथ ही इस अधिनियम द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। लोकप्रिय रूप में इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है। अब ये बात हुई इसकी पृष्ठभूमि की। आइए अब समझते हैं कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में ये कानून क्या कहता है। तो इस कानून के प्रावधानों में है कि एक सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया है उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए। साथ ही उसे उस दल के निर्देशों या व्हिप का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसे दल बदल विरोधी कानून के तहत निरर्हता या अयोग्यता का शिकार होना पड़ेगा। वहीं निर्दलीय सदस्य यदि इस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है तो उसे इस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जबकि किसी सदन का मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस अधिनियम के कुछ अपवाद भी हैं। अधिनियम के मुताबिक अगर किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई सदस्य नए राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि जो सदस्य विलय स्वीकार न करके पृथक गुट के रूप में कार्य करने का निश्चय करता है तो इन सदस्यों पर भी निरर्हता या अयोग्यता लागू नहीं होगी। अयोग्यता के संबंध में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष या स्पीकर को दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। दल बदल के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का अधिकार सदन के अध्यक्ष या स्पीकर को दिया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। आइए अब समझते हैं कि क्या वाकई स्पीकर का निर्णय अंतिम है। तो संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत संविधान में ये उल्लेखित किया गया है कि संसद की प्रक्रिया के निर्धारण की जांच न्यायालय नहीं करेगा। इसी तरह दल बदल विरोधी कानून में कहा गया है कि संसद या विधायक की अयोग्यता के संबंध में स्पीकर या अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही इसमें कहा गया है कि स्पीकर के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में स्पीकर कई महीनों या सालों तक अपने फैसले नहीं देते। कई राज्यों में ऐसा भी हुआ कि किसी सदस्य के कार्यकाल समाप्त होने तक निर्णय नहीं आया। ऐसी स्थिति में लोग स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने लगे। क्योंकि स्पीकर या अध्यक्ष किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है तो ऐसे में संभव है कि उसका झुकाव उस पार्टी के प्रति हो। दरअसल समय सीमा के अंदर निर्णय न लेना संज्ञेय की स्थिति उत्पन्न करता है और स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर देता है। आपको बता दें कि 10वीं अनुसूची के जिस पैरा 7 में स्पीकर के निर्णय को चुनौती न देने का जिक्र है उसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक मामले में निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था। बाद में आगे चलकर साल 1993 कियोतो होलोहन वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेना एक अर्धन्यायिक कार्य है। निरर्हता के प्रश्न पर विचार करते समय स्पीकर या सभापति एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए स्पीकर के निर्णय की अन्य न्यायाधिकरणों की भांति ही दुर्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। साल 1994 में SR बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सदन के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सब सदन तय करेगा, उसमें बाहर के किसी व्यक्ति या संस्था का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब ऐसे में सवाल है कि क्या यह कानून संसदीय लोकतंत्र को प्रभावित करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि संसद या विधायक द्वारा सदन के समक्ष कही गई किसी बात के लिए या सदन में किए गए मतदान के लिए उसे न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इस तरह इन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, जिससे कि ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की इच्छाओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन दल बदल विरोधी कानून बनने के बाद से सदस्यों की इस स्वतंत्रता पर चोट हुई है।
दरअसल सदस्यों के द्वारा अपने दल के विरुद्ध बोलने अथवा मतदान करने से उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। चूंकि भारत विविधताओं का देश है, ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं होना लाजमी है। परिणाम स्वरूप सदन में सदस्यों के विचार एवं दृष्टिकोण अलग होना भी स्वाभाविक है, लेकिन यह अधिनियम सदस्यों को अपने दल के निर्देशानुसार ही विचार तथा दृष्टिकोण रखने की वकालत करता है। आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि इस अधिनियम का निर्माण सरकार के स्थायित्व के लिए किया गया था, लेकिन ये सदन की कार्यवाही को ही प्रभावित कर रहा है। इसलिए स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिए दल बदल विरोधी अधिनियम में सुधार की जरूरत है। तो अब इस सब के बाद ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस संदर्भ में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा भी करते हैं, लेकिन विडंबना है कि दल बदल कानून से सांसदों या विधायकों की आजादी प्रभावित हुई है। इसलिए इस कानून के चलते जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में भी लाचार रहते हैं। दूसरी तरफ जनता के मुद्दे की अनदेखी करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी वोटर्स कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में किसी मध्यम मार्ग की खोज पर जोर देने की आवश्यकता है। दरअसल संसद को चाहिए कि वह दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करते हुए प्रावधान करे कि दल बदल के आधार पर केवल सरकार के अस्थिर या गिरने की स्थिति में ही अयोग्यता का प्रावधान लागू हो, किसी अन्य में ऐसा न हो। यानी कि सदन में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध विचार या दृष्टिकोण रखने पर दल बदल के तहत कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। संसद द्वारा इसमें यह भी प्रावधान किया जाए कि इसके दुरुपयोग होने की संभावना शून्य के बराबर हो। रही बात न्यायपालिका के हस्तक्षेप की, तो यदि स्पीकर या सभापति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे तो न्यायालय के हस्तक्षेप की गुंजाइश ही नहीं बचती है। ये कानून राजनीतिक समस्या के समाधान हेतु आया था, इसीलिए राजनीतिक समस्या का हल राजनीतिक तरीके से ही खोजा जाए, न कि न्यायपालिका के लिए एक रास्ता बनाया जाए। लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण का सम्मान होना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो दल बदल की अनैतिक प्रक्रिया के अंत का एक उचित समाधान निकाला जाना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। दल बदल की अनैतिक प्रक्रिया के अंत के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची आवश्यक है, लेकिन ये संसदीय लोकतंत्र के लिए नकारात्मक है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।